ओके, तो आई थिंक हम लोग फिर से लाइव है और ये लाइव सेशन बच्चों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। जी हाँ बच्चों, जो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस है, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस है और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, एग्जाम में आने का संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत कीजिएगा। सभी बच्चे लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह से क्लास लेने के लिए। ओके बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि 1975 में लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसको लोगों द्वारा नापसंद करने के लिए उत्तरदायी किसी एक कारण की पहचान कीजिए। यहाँ पर एक बता रखा है, मैंने 3 लिख रखा है। तो देखिए यहाँ पर 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया गया, ठीक है? अब आपातकाल लगाया गया तो कई ऐसे कारण थे जिस कारण से आपातकाल को लोगों ने पसंद नहीं किया। क्या-क्या कारण थे भैया? तो आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा नागरिक अधिकारों को छीन लिया गया था। आपातकाल के दौरान ये देखने को मिला कि जो नागरिकों के अधिकार थे ना, उसको किसने छीन लिया? सरकार ने छीन लिया, इसीलिए लोग इसको पसंद नहीं किए थे, ठीक है? लोगों पर उपयुक्त कारणों के बिना जातियाँ की गई, बिना किसी कारण से लोगों को जातियाँ सहना पड़ा, यहाँ पर परेशानी सहना पड़ा। सभी विपक्षी नेताओं को बिना किसी दोष मुकदमे के जेल में डाल दिया गया, है कि नहीं? तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि आइडेंटिफाई रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल डिसलाइक ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975। तो आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा शॉक थेरेपी से संबंधित। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका ये आ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बताया गया है शॉक थेरेपी यानी इसका मतलब होता है आघात पहुंचा करके उपचार करना, ठीक है? अब शॉक थेरेपी होता क्या है, इसको बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये बात हो रही है आपका यहाँ पर उस ज़माने की जब यूएसएसआर हुआ करता था और यूएस हुआ करता था, ठीक है? 2 महाशक्तियाँ हुआ करती थी, सोवियत संघ और आपका अमेरिका, ठीक है? तो 1991 में हमारा सोवियत संघ टूट गया 15 अलग-अलग गणराज्यों के अंदर, ठीक है? अब जब ये 15 अलग-अलग गणराज्यों के अंदर टूटा, तो इन 15 अलग-अलग गणराज्यों को अपना देश चलाने के लिए, अपना कंट्री चलाने के लिए पैसा की ज़रूरत था। तो ये गए भैया आईएमएफ के पास, ठीक है? और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के पास गए। इनके पास जाकर के बोले कि भैया भैया हमको पैसा दे दीजिए ना, हमको अपना देश चलाना है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में चलता है अमेरिका का, तो ये अमेरिका से पूछे कि इनको पैसा दे दें, ठीक है? तो अमेरिका बोला कि पैसा दे दीजिए, लेकिन इनको बोलिए कि जो इनका इकोनॉमी का मॉडल है, ये साम्यवाद को अपना रखे हैं, ठीक है? समाजवाद को अपना रखे हैं, उसको चेंज करे और ये पूंजीवाद की ओर बढ़े, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर बढ़े, ठीक है? तो यहीं पर बोला जाता है शॉक थेरेपी यहाँ पर देखने को मिला कि एक हाथ से तो अमेरिका थप्पड़ मार रहा है, ठीक है? कि हाँ भैया अपना इकोनॉमी का मॉडल चेंज करो, और एक हाथ से मलहम लगा रहा है, मतलब आपको यहाँ पर पैसा दे रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बाकी जो चीज़ लिखी हुई है उसको देख लेते हैं कि शॉक थेरेपी के परिणाम हमें क्या देखने को मिले। देखिए यहाँ पर शॉक थेरेपी नहीं पूछा है, शॉक थेरेपी के परिणाम पूछा है, तो परिणाम देख लेते हैं। मैंने आपको शॉक थेरेपी भी बता दिया वैसे। तो शॉक थेरेपी के परिणामों की बात करें तो रूस में सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े उद्योग लगभग बंद हो गए, क्योंकि लगभग 90% उद्योगों को निजी लोगों और कंपनियों को बहुत कम दाम पर बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है, ठीक है? जैसे ही शॉक थेरेपी हुआ बच्चों यहाँ पर, तो वैसे ही क्या देखने को मिला कि 90% उद्योगों को औने-पौने दामों में बेच दिया गया। इसे ही गराज सेल भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है? आगे बता रखा है कि रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट हमें देखने को मिली शॉक थेरेपी के कारण बच्चों, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए परफेक्ट, परफेक्ट। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि असेस एनी टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 80 बच्चे वॉचिंग पर है। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है बच्चों, इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए, लाइव स्ट्रीम्स को लेने के लिए, ठीक है? तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं।
ये वाला क्वेश्चन मैंने वैसे आपको करवा रखा है, वैश्वीकरण ने हमारे खाने पीने की आदतों को कैसे प्रभावित किया है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। पहले हम लोग जो देसी चीज़ें खाया करते थे, अब विदेशी चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका ना लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, 6 नंबर या 4 नंबर में आ सकता है कि पर्यावरण संबंधी किन्हीं ये 2 मुद्दे हटा दीजिए। पर्यावरण संबंधी मुद्दों का उल्लेख कीजिए जो वैश्विक राजनीति की चिंता का विषय बन चुके हैं, और पर्यावरण संबंधी मुद्दे जो वैश्विक राजनीति की चिंता का विषय बन गए हैं। ठीक, मतलब बेसिकली यही क्वेश्चन है कि आपको बताने हैं वह मुद्दे जो कि वैश्विक राजनीति के अंदर यहाँ पर चिंता का विषय बन चुके हैं। तो एक तो बहुत बड़ी चिंता ये बन गई है कि दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि वर्तमान उपजाऊ भूमि की उर्वरता में कमी हो रही है। ठीक है, ये देखा जा रहा है कि भैया दुनिया भर में ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन जो वर्तमान हमारी उपजाऊ ज़मीन है, जिस पर हम लोग अनाज उगाते हैं, उस पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिससे कि जो उसकी फर्टिलिटी है, यानी कि उपजाऊ क्षमता है, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। तो ये वैश्विक राजनीति में आपका यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित चिंता का विषय बन चुका है, ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, और भी चीज़ बताया गया है, विकासशील देशों में 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता है कि भैया जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पर 1 अरब 20 करोड़ जनता को पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता है। पूरे विश्व में प्राकृतिक जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे जलवायु प्रभावित हुआ है। ठीक है, पूरे विश्व के अंदर ऐसा देखा जाता है कि जो जंगल वगैरह है उनको काटा जा रहा है, जिससे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सर इंग्लिश में बताओ। इंग्लिश में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से है कि आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज बताने हैं, जो एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है, यहाँ पर मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि आपके विचार में भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को चुनना कहाँ तक न्याय संगत था। तो गुटनिरपेक्षता को चुनने का जो हमारा यहाँ पर निर्णय था, उसमें स्वतंत्र और संप्रभु रहना चाहते थे हम लोग। इस नीति ने भारत को शक्ति संतुलन बनाने में सहायता की, और भारत को दोनों महाशक्तियों से सहायता भी मिली। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी आ सकता है आपका कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके मुख्य कार्य बताइए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि ये एक गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन है। ठीक है, इसके कार्य क्या होते हैं, तो यह मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो रिपोर्ट है उसको तैयार करता है और उसको पब्लिश करता है। यह सरकारी अधिकारियों के दुर्व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, और यह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। तो इस तरह से आप एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, राइट इट्स मेन फंक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी होता है बच्चों, और इसका वर्क क्या क्या है, ये प्रिपेयर और पब्लिश करता है रिपोर्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और बेसिक बातें बताई गई है। इसके आगे चले तो आसियान से संबंधित हमारा क्वेश्चन आ जाता है। देखिए आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। 5 देशों ने बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके किया था। आप मुझे चैट सेक्शन में बताइए वो 5 देश कौन कौन से है। ठीक है, और यहाँ पर आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 के अंदर बच्चों, 1994 के अंदर। ठीक है, 5 देश कौन कौन से है, कौन सा बच्चा बताएगा, है कोई नौजवान, बताइए बताइए। देखें जरा कौन सा बच्चा बताता है यहाँ पर। वेरी गुड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। क्या बात है, उज्जवल झा, वेरी गुड बच्चे। देखिए इसने बहुत करेक्ट आंसर दिया इस बच्चे ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इस तरह से करके फिलीपींस वगैरह। तो 5 देश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन किया था, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और हमारे यहाँ पर आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना क्यों की गई थी, आसियान को स्टैब्लिश क्यों किया गया था।
तो आर्थिक वृद्धि को तीव्र करने के लिए यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको तेज करने के लिए किया गया था। अब यहाँ पर मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ बच्चों, कोई भी संगठन आ जाए, चाहे आपका यूरोपीय संघ आ जाए, आसियान आ जाए, ठीक है, उसको बनाने के उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ पर एक चीज़ तो आप लिख ही सकते हैं, इकोनॉमिकली आगे बढ़ाना देशों को, जो भी उसके मेंबर कंट्रीज है, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, वैश्विक स्तर पर यहाँ पर उन देशों का जो भी उसके मेंबर है उनका यहाँ पर दबदबा बनाने के लिए, है कि नहीं, इसीलिए उस संगठन की स्थापना की गई। कोई भी संगठन जो बनाया जाता है मोस्टली इन्हीं कारणों की वजह से बनाया जाता है। आसियान भी जो बनाया गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो वो इसीलिए बनाया गया कि आर्थिक वृद्धि को तेज कर सके, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको और तेज कर सके, अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कर सके, ये क्षेत्रीय शांति तथा स्थायित्व को बढ़ावा दे सके। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, वाई वाज आसियान स्टैब्लिश, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि देश में प्रथम आम चुनाव करवाने में निर्वाचन आयोग के समक्ष आई किन्हीं दो समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। देखिए, जब देश के अंदर पहली बार आम चुनाव करवाए जा रहे थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस करवाए जा रहे थे, तो चुनाव करवाने के लिए परिसीमन की आवश्यकता होती है या चुनावी निर्वाचन क्षेत्र के सीमाओं की का निर्माण होता है। इस कार्य में काफ़ी समय लग रहा था। जब मतदाता सूची का पहला मसौदा प्रकाशित हुआ तब लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम सूची में दर्ज ही नहीं थे। ठीक है, जैसे अभी भी इलेक्शंस आ रहे हैं तो वोटिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, उस टाइम पे भी इलेक्शंस जब आए थे तो वोटिंग का प्रोसेस हुआ था बच्चों। इसमें क्या होता है ना, आप जब वोट देने जाएंगे तो आप भी ये चीज़ देख पाएंगे कि वोट देने से पहले ना एक वोटिंग लिस्ट जारी होती है बच्चों। अगर उस वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो आप वोट दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जब पहली बार आम चुनाव करवाए जा रहे थे, फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शंस करवाए जा रहे थे, तो वोटिंग लिस्ट यहाँ पर तैयार किया गया था और उसमें लगभग 40 लाख महिलाओं का नाम शामिल ही नहीं था। सोचिए, 40 लाख महिलाओं का, और जिनका नाम शामिल भी था उनका ऐसे नाम शामिल किया गया था कि अलाना की बेटी फलाना, फलाना की बेटी ढीकना, इस तरह से करके नाम यहाँ पर लिखे गए थे, जो कि और दिक्कत वाली बात थी। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब एनी टू प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन द कंट्री। ठीक है, तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसको भी देख सकते हैं आप। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे किन्हीं दो पाठों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपका 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह से लिखना है आपको कि आपातकाल ने भारत के लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां दोनों को सामने ला करके खड़ा कर दिया। भैया, कि हमारे लोकतंत्र में क्या कमजोरी है, क्या हमारे लोकतंत्र का यहाँ पर ताकत है, तो आपातकाल ने हमें ये दिखा दिया। आपातकाल का एक सबक यह है कि भारत में लोकतंत्र को खत्म करना बेहद ही मुश्किल है। तो एक सबक हमें ये मिल गया कि भैया भारत में आपातकाल लगा लो लेकिन लोकतंत्र को नहीं हटाया जा सकता। दूसरे, इनसे संविधान में आपातकालीन प्रावधान के संबंध में कुछ अस्पष्टताएं सामने आई जिन्हें सुधारा गया है, इनमें संशोधन किया गया है। अब केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आंतरिक आपातकाल घोषित की जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पर कुछ भी रीज़न आप दे दीजिएगा कि इंटरनल डिस्टरबेंस है तो यहाँ आपातकाल लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, अब केवल सशस्त्र विद्रोह होने पर ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, और आपातकाल की घोषणा करने की सलाह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में दी जानी चाहिए। ऐसे बोल देने से बात नहीं चलेगा। और क्या हमने यहाँ पर सबक सीखा आपातकाल से, तो आपातकाल ने सभी नागरिक स्वतंत्रता के प्रति अधिक जागरूक बनाए। सभी नागरिकों को अपनी जो भी उनके अधिकार वगैरह है, स्वतंत्रता है, उनके लिए और ज़्यादा जागरूक बनाया। अदालतों ने भी व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाई बच्चों। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक्सप्लेन एनी टू लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी इम्पोज इन 1975, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ऑलमोस्ट मैंने 4 नंबर के लायक आपको आंसर बता दिया है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, आज के एग्जाम के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है,
आपातकाल वाला ये क्वेश्चन कि आपातकाल से हमें क्या सबक सीखने को मिला है कि नहीं बच्चों? चलिए, ऑलमोस्ट 150 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या बच्चों केवल 86 है, 86 लाइक है। तो लाइक की संख्या बढ़ाइए, यहाँ पर एटलीस्ट 150 लाइक तो कर ही दीजिए, है कि नहीं बच्चों? 150 लाइक्स तो एटलीस्ट टच कर ही दीजिए। चलिए, अब देखिए संबंध को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है, आपका ध्यान रखिएगा। भारत-रूस संबंध पूछ लेगा और या तो आपका भारत-बांग्लादेश संबंध पूछ लेगा या भारत-चीन संबंध पूछ लेगा बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने भारत और रूस के बारे में बता रखा है, ये आप देख सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको पेपर्स करवाए हैं, उसके अंदर और भी संबंध मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका कि भारत-रूस मैत्री की किसी 2 विशिष्ट विशेषता का उल्लेख कीजिए। मैत्री मतलब दोस्ती की बात हो रही है। तो भारत की नाभिकीय ऊर्जा आवश्यकताओं और अंतरिक्ष उद्योगों से संबंधित शोध कार्य हेतु रूस द्वारा यहाँ पर प्रदत्त हमें सहयोग मिलता है, ठीक है? रशिया हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है बच्चों। और भी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे भारत की सैन्य शक्ति के लिए बहुत से हथियारों को रूस से प्राप्त किया जाता है। भारत यूएसएसआर दोस्ती 20 साल संधि भी हमें देखने को मिली है बच्चों, ठीक है? तो आज से ही हम लोग यहाँ पर रशिया के दोस्त नहीं है। उस ज़माने से हम लोग यहाँ पर दोस्त हैं, जब से वो रशिया भी नहीं हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है? चलिए परफेक्ट। ओके सर। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? और भारत-रूस का ये जो संबंध है, मतलब इससे संबंधित मैं आपको ना पूरा क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ। अगर इंडिया एंड रशिया का आपका रिलेशन आ जाएगा ना, तो मैं सारे आपको बता देता हूँ कैसे आपको लिखने हैं। चाहे आर्थिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, सांस्कृतिक संबंध हो, सारे तरह का संबंध मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ठीक है? मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। मैं सारे तरह का संबंध आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया रशिया का रिलेशन अगर आ जाएगा ना, तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है? एक बारी मैं देख लेता हूँ। 10 सेकंड बच्चों। हाँ, सत्ता के समकालीन केंद्र ये हो गया आपका ये वाला चैप्टर नहीं। तो पहला चैप्टर है ना, उसको खोल लेता हूँ मैं आपके लिए। जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये रहा। ये है आपका। बिल्कुल ध्यान से देख कर के जाइएगा। इंडिया रशिया का रिलेशन अगर आ गया, तो इसी तरह से आपको लिखना है बच्चों, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये देखिए, ये 2 ध्रुवीयता का अंत आपका ये चैप्टर है और इसी चैप्टर के अंदर आपको वो देखने को मिलेगा। सोवियत संघ का विघटन, ठीक है? और भारत और रूस, वेरी गुड। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, रशिया की बात करें तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, रूस उनमें से एक था और उसी के बारे में बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है? मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इंडिया एंड रशिया के रिलेशंस बता रखे हैं, ठीक है? ये आप आई थिंक देख पा रहे होंगे। चलिए परफेक्ट। तो ना एक बारी मैं ज़ूम करके देख, आई थिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अब। मैंने ज़ूम किया है बच्चों, आपको दिख रहा है? एक बारी बताएँगे मुझे सारे बच्चे? मैंने ज़ूम किया है यही चीज़। शायद आपको नहीं दिख रहा है उतना क्लियर कट। मैंने ज़ूम तो किया है वैसे। नहीं दिख रहा है बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, मैं ज़ूम आउट करके ही समझा देता हूँ आपको। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएँगे क्योंकि ज़ूम करने पर तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है? तो इस चीज़ को समझिए बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। अगर हम लोग बात करें इंडिया रशिया रिलेशंस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है कि आर्थिक संबंधों की अगर बात करें, तो रूस भारत के कई सुरक्षा कंपनियाँ जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के हथियारों का निर्माण करने में मदद करता है और इन हथियारों को विश्व भर में भारत बेच करके पैसे कमाता है। वर्ष 2020 के दौरान देखने को मिला कि दोनों देशों ने मिलकर के 8.1 बिलियन डॉलर का व्यापार किया, ठीक है? और भारत और रूस के संबंध शुरू से ही मधुर रहे हैं बच्चों, अच्छे रहे हैं, ठीक है? तो ये आर्थिक संबंध मैंने आपको बता दिया। कुछ और बातें हैं जैसे कि रूस से हम लोग तेल आयात करते हैं। गोवा में 2016 में एक सम्मेलन हुआ था, इस दौरान भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी।
ठीक है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। अब हम लोग अगर राजनीतिक संबंधों की बात करें कि रूस के साथ हमारा राजनीतिक संबंध कैसा है, तो यूएनओ में भारत के पक्ष में वोट करना ये देखा जाता है कि कई सारे मुद्दों को लेकर के यूएनओ में भारत का पक्ष लेता है रशिया, ठीक है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर के खास करके यूएनओ के अंदर भारत का पक्ष लेता है। ओके बच्चों, चलिए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और आगे चलते हैं, सैन्य संबंधों की बात करें भारत और रूस के सैन्य संबंधों की, तो 1971 के युद्ध के समय भारत का समर्थन जो है उसकी देखने को मिला था। आपको पता ही होगा कि अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया था जब 1971 का युद्ध हम लोग लड़ रहे थे, तो ठीक है, तो उस टाइम पे रशिया ने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। चलिए, रशिया ने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और हम लोग क्या किए थे उस टाइम पे, युद्ध जीते थे। किससे? पाकिस्तान से, और एक नया देश बना दिए थे सीधा-सीधा। ठीक है बच्चों? आगे देखिए यहाँ पर रूस द्वारा हथियारों का आयात, आज भी भारत के लगभग 60% से ज़्यादा हथियार रूस से आते हैं। वर्तमान समय में भारत ने कई अत्याधुनिक हथियार रूस के साथ मिल कर के बनाए, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, आधुनिक टैंक हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पर रशिया के साथ मिल करके बनाते हैं बच्चों। तो ये आपके सैन्य संबंधों के अंदर आ जाएगा। सांस्कृतिक संबंधों की अगर बात करूँ भारत और रूस के सांस्कृतिक संबंधों की, तो भारतीय फ़िल्में रूस में काफ़ी पसंद की जाती है एवं भारतीय हिंदी गाने भी रूस में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। कई रूसी लोग भारत में आना पसंद करते हैं, भारत की संस्कृति, सभ्यता को अपनाना पसंद करते हैं। जैसे रूसी महिलाओं द्वारा भारतीय पोशाक, साड़ी को पहनना, धार्मिक स्थलों जैसे वृंदावन में भगवान के प्रति भक्ति ज़ाहिर करना, तो ये हमारे सांस्कृतिक संबंधों को दिखाता है बच्चों। तो इस तरह से इंडिया एंड रशिया के बारे में आप लिख सकते हैं। मैंने आपको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे तरह के संबंध बता दिए। तो किसी तरह का भी संबंध अगर आपसे पूछ ले भारत और रूस का, तो ये लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है आपका, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि ऐसे किन्हीं 3 अंतर्राष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन कीजिए जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश मिल कर के यहाँ पर कार्य करें। तो देखिए ऐसे जो मुद्दे हैं वो है आतंकवाद। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिससे तभी निपटा जा सकता है जब सारे देश मिल कर के काम करें बच्चों। कोई एक देश के काम करने से ऐसा ये होने वाला नहीं है, ठीक है? तो आप यहाँ पर आतंकवाद लिख सकते हैं। अगला है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? पर्यावरण निम्नीकरण, ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है कि नहीं? तो इससे भी तभी निपटा जा सकता है जब सारे देश मिल कर के काम करें, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, और पीने की पानी की जो समस्या आ रही है, कमी हो रही है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे धरती पर जो मीठा पानी है वो कितना है, 0.0006% के आसपास है। तो इसकी समस्या देखने को मिल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो आपका होगा, ये आपका पानी को लेकर के ही होगा, ठीक है बच्चों? तो इससे भी तभी निपटा जा सकता है जब सारे देश मिलकर के काम करें बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। 6 नंबर के क्वेश्चन में आएगा ना, तो इस तरह से इसी को भी बढ़ा करके लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब एनी 3 चैलेंजिंग इंटरनेशनल इश्यूज दैट कैन बी एड्रेस्ड ओनली व्हेन ऑल कंट्रीज वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेररिज्म हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। और ये सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके बच्चों, चलिए, ऑलमोस्ट 250 बच्चे वॉचिंग पर है, तो क्या हमारी लाइक्स की संख्या यहाँ पर 250 हो सकता है? 250 लाइक्स हम लोग टच कर सकते हैं बच्चों? एक बारी बताएंगे सारे बच्चे, क्या हमारा लाइक्स का संख्या यहाँ पर 250 हो सकता है? 140 तो अभी हो रखा है। देखिए ज़रा, क्या 250 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर मंडल आयोग समझा दो ना। मंडल कमीशन, बिल्कुल मंडल आयोग भी मैं आपको समझा देता हूँ, डोंट वरी, चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। लाइक्स की संख्या बढ़ाइए बस आप। मंडल आयोग के बारे में मैं आपको सीधा एनसीईआरटी से समझा देता हूँ बच्चों। मैं एनसीईआरटी का वो चैप्टर डाउनलोड करता हूँ, यहीं से सीधा आपको मैं मंडल कमीशन के बारे में, मंडल आयोग के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। मंडल आयोग के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों। चलिए, परफेक्ट, क्या बात है, लाइक की संख्या भी बढ़ रही है साथ ही साथ। 300 बच्चे वॉचिंग पर है, तो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
बाकी मैं आपका एनसीईआरटी बुक यहाँ पर खोल लेता हूँ। यहाँ पर सीधा-सीधा आप देख सकते हैं मंडल आयोग के बारे में बता रखा है, मंडल कमीशन के बारे में बता रखा है बच्चों। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर अप कर लेते हैं। सर मैप करवा दीजिए, मैप भी करवाया जाएगा बच्चों, डोंट वरी, ठीक है? तो मंडल आयोग के बारे में समझ लीजिए, सीधा-सीधा एनसीईआरटी बुक मैंने खोल ली है, यहाँ से अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। मंडल आयोग जो यहाँ पर बताया गया था, ये आपका वीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया था, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 1978 में एक आयोग बैठाया गया जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है ना ओबीसीज इनके लिए बैठाया गया था और इनको और समाज में ऊपर लाने के लिए बैठाया गया था, ठीक है? आम तौर पर मतलब जो ओबीसीज होते हैं ना इनको समाज में ऊपर लाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, ठीक है? आम तौर पर इस आयोग को इसके अध्यक्ष विद्वेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से जाना जाता है, मंडल कमीशन भी इसको हम लोग कहते हैं। ये आप देख सकते हैं ये वीपी मंडल है, इन्हीं के नाम से मंडल आयोग को जाना जाता है, ठीक है? और मंडल आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों को कब यहाँ पर पेश किया था? तो मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों को 1980 में पेश किया था। इस वक़्त तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी, ठीक है? और अपनी सिफारिशों में मंडल आयोग ने क्या-क्या बोला था? तो भैया जो सरकारी नौकरियाँ हैं इसके अंदर 27% सीटें आरक्षित होनी चाहिए ओबीसीज़ के लिए, ठीक है? और मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान सुझाए थे जैसे कि भूमि सुधार ये सब लागू करना चाहिए हमें। तो ये यहाँ पर सुझाव दिए थे मंडल आयोग ने, ठीक है? अब यहाँ पर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया गया, तो उत्तर भारत के अंदर हमें बहुत ज़्यादा हिंसा देखने को मिली, है ना? बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर हिंसा किया उत्तर भारत के अंदर। वो नहीं चाहते थे कि ये मंडल आयोग का ये सिफारिशें लागू हो और इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस दिए गए हैं, ठीक है? उस टाइम के है जब ये मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया गया था बच्चों। तो उससे संबंधित ये इमेजेस है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि मंडल आयोग भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? इसको बनाया किसकी अध्यक्षता में गया था तो यहाँ पर वीपी मंडल जो है हमारे उसकी अध्यक्षता में बनाया गया था। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, विंध्वेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है? 1978 में एक आयोग का गठन किया गया था जिसको मंडल आयोग कहेंगे आप, ओके? और 1980 में इन्होंने अपनी सिफारिश पेश की थी। सिफारिशों के अंदर 2 मेन बातें इन्होंने की थी कि 27% सीट जो है वो आरक्षित करे, रिज़र्व करे यहाँ पर ओबीसीज़ के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट वाले लोगों के लिए और भूमि सुधार जो है इसको अच्छे से लागू करे, ठीक है? और यहाँ पर जैसे ही इन चीज़ों को लागू करने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा तो बहुत ज़्यादा हमें हिंसा वगैरह देखने को मिली थी बच्चों। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों इसीलिए मैंने सीधा एनसीईआरटी बुक के अंदर से आपको बता दिया, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और कुछ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एक बारी देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 315 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है 213 तो इस लाइक की संख्या को इंक्रीज़ कीजिए बच्चों और देखते हैं कितना ज़्यादा आज यहाँ पर लाइक्स हमें मिल सकता है, ठीक है? चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। मार्शल योजना क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यहाँ पर अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को जीवित करने के लिए, दोबारा से खड़ा करने के लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान की थी, इसे ही मार्शल योजना कहा जाता है बच्चों। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जापान के एक शहर में हुए समझौते का नाम है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है बच्चों, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया राम गया राम कौन है? तो आयाराम गयाराम हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल, इनको ही आयाराम गयाराम कहा जाता है क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर इन्होंने बहुत बार पार्टी चेंज की थी बच्चों, ठीक है? इसके लिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए परफेक्ट, ओके। इसके बाद हमारा यहाँ पर कार्टून का क्लास होगा बच्चों, फिर आपका मैप का क्लास होगा और फिर हमारा एक हम लोग सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है? ये एक क्वेश्चन है गठबंधन की सरकारों से रिलेटेड, इसको भी आप देख सकते हैं। योजना आयोग के बारे में मैंने आपको बता रखा है, इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए परफेक्ट। कुछ जो और इम्पोर्टेंट लगता है उसको देखते हैं। भाग्यवधु से चीर प्रतिचित भेंट वाला भी बता रखा है मैंने। नीति आयोग के बारे में भी बता रखा है बच्चों। नीति आयोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, प्रेस की सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं? तो आपातकाल के समय प्रेस पर सेंसरशिप को लगाया जाता था या लगाया गया था जिसमें
प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगा दिया गया था और समाचार पत्र को कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था बच्चों, ठीक है? तो ये प्रेस की सेंसरशिप होती है। ओके बच्चों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ़ वही डिस्कस कर रहा हूँ और जो कम महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको डिस्कस नहीं करूँगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है? अच्छा, कौन-कौन सी रियासतें थी जिनको एकीकृत करने में कठिनाई आई थी? हैदराबाद, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर और मणिपुर, ठीक है? चलिए। सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजनाबद्ध और राज्य द्वारा नियंत्रित व्यवस्था को अपनाया गया था, जिसमें साम्यवादी दल का निर्देशन और नियंत्रण था। इस व्यवस्था को ही सोवियत प्रणाली कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है? चलिए, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? तो पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के गुट को समाजवादी खेमा या दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है? यहीं पे इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। भारत और रूस के संबंधों के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार यहाँ पर शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती थी बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। क्षेत्रीय संगठन का अर्थ बताइए। तो क्षेत्रीय संगठन प्रभुसत्ता संपन्न देशों के बीच स्वैच्छिक सहयोग की एक संधि होती है, जो निश्चित क्षेत्र के भीतर होती है और उन देशों का सम्मिलित हित होता है उसके अंदर, ठीक है? सत्ता के समकालीन केंद्र से आप क्या समझते हैं? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को यहाँ पर कम करने के लिए जो सत्ता के नए केंद्र उठे हैं या निकल कर के आए हैं, वही यहाँ पर सत्ता के नए केंद्र होंगे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों? मार्शल योजना मैंने आपको बता ही दिया। आसियान के संस्थापक देश आप यहाँ पर देख ही सकते हैं और चीन के बारे में बता रखा है कि 1972 में अमेरिका से राजनीतिक और आर्थिक संबंध ठीक किए, 78 में खुले द्वार की नीति अपनाई इसने, ठीक है? चलिए, भारत-पाकिस्तान संबंधों के ऊपर आ सकता है तो आप बना कर के लिख दीजिएगा। आई थिंक हमने 2 नंबर के जो-जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलते थे वो डिस्कस कर लिए। वीटो पावर निषेधाधिकार होता है बच्चों, जिसके अंदर किसी भी जो कानून वगैरह है उस चीज़ को रोका जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को रोक सकता है वीटो लगा करके, यानी निषेधाधिकार लगा करके। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है? विश्व बैंक के कोई अगर कार्य पूछेगा तो ये आप देख सकते हैं। वैसे विश्व बैंक के कार्य जल्दी पूछता नहीं है। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं बच्चों? तो 5 स्थायी सदस्य हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए 2 महत्वपूर्ण संगठन कौन से हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच है बच्चों। ठीक है? इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। डब्ल्यूटीओ क्या होता है बच्चों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1995 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए। और देखते हैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट मिल जाए तो। सुरक्षा के खतरे के नए स्रोत तो कौन-कौन से हैं? ये मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था बच्चों। तो सुरक्षा के खतरे के नए स्रोतों की बात करें तो आतंकवाद, वैश्विक निर्धनता, आपदा, महामारी, वैश्विक ताप वृद्धि और शरणार्थियों की समस्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को ही आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा बच्चों, ठीक है? चलिए अब 4-4 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये मैं कहूँगा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यूरोपीय संघ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत ज़्यादा संभावना रहता है कि यूरोपीय संघ कैसे एक आर्थिक सहयोग वाली संगठन से बदल करके एक राजनीतिक संगठन का रूप उसने ले लिया है, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोपीय संघ को प्रभावशाली संगठन बनाने वाली किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो यूरोपीय संघ इतना प्रभावशाली कैसे है? क्योंकि यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से भी अधिक है। इसके 2 सदस्य देश, अब तो 1 है वैसे, जो कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। ब्रिटेन तो निकल चुका है, ठीक है? यूरोपीय संघ की संयुक्त सैन्य शक्ति विश्व की दूसरी बड़ी सैनिक ताकत के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। यह एक राज्य की भांति कार्य करता है जिसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, अपना स्थापना दिवस है, अपनी साझी मुद्रा है। राज्य की भांति काम करता है मतलब एक देश की तरह ये काम करता है बच्चों, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों? चलिए परफेक्ट। एक बारी सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगाएँगे। फायर वाला इमोजी लगाइए बच्चों। जो भी क्वेश्चंस लास्ट टाइम रिवीजन करवा रहा हूँ ना, इनको करते हुए चलिए क्योंकि ऐसा देखा जाता है अमूमन कि लास्ट में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वही आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर।
ठीक है? तो लास्ट में जो रिवीजन करवा रहा हूँ उनको करते हुए चलिए। चलिए, सर आपका टाइम कब था? मेरा टाइम 2019 में मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था। च 5 साल हो गए, 5-6 साल के आस-पास हो। ठीक है बच्चों? चलिए, आगे चलते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के अंगों की बात करें तो महासभा हो जाएगा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद। अगर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ हो गया, यूनेस्को, यूनिसेफ वगैरह आप लिख सकते हैं। ठीक है? इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। चलिए, परफेक्ट, परफेक्ट। पूरा फायर वाला इमोजी भर गया है हमारे चैट में। क्या बात है। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को। देखिए, भारत की परमाणु नीति के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आप देख लीजिए, मैंने आपको बता भी रखा है। हमने अपना सफल परमाणु परीक्षण 1998 में किया था, ठीक है? बाकी भारत की परमाणु नीति आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए, परफेक्ट, परफेक्ट। और डब्ल्यूएसएफ भी याद रखिएगा बच्चों, वर्ल्ड सोशल फोरम होता है जो कि यहाँ पर वैश्वीकरण के विरोध के लिए बनाया जाता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि गठबंधन की सरकारें लोकतंत्र के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इस कथन के पक्ष में कोई 2 उपयुक्त तर्क दीजिए, ठीक है? तो देखिए, गठबंधन की जो सरकारें हैं बच्चों, वो लोकतंत्र के लिए कहीं न कहीं वरदान सिद्ध हुई हैं, क्योंकि इससे व्यावहारिक राजनीति का प्रारंभ हुआ है, वैचारिक मुद्दे कमज़ोर हुए हैं, ठीक है? और मिली-जुली सरकारों ने बहुत से मुद्दों पर सहमति को निर्मित किया है। इन सरकारों से क्षेत्रीय दलों का महत्व स्थापित हुआ है, क्षेत्रीय मांगों तथा अपेक्षाएँ प्रकाश में आई है और इनसे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है, क्योंकि अधिकांश दलों को निर्णय लेने तथा निर्माण में भागीदारी का अवसर मिला है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। लास्ट में एक और बात आपको बताया गया है। ठीक है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो आपका आज एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? चलिए, परफ़ेक्ट। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1975 में आपातकाल लागू किए जाने की आर्थिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। देखिए, आपातकाल को लेकर के क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है? और आपातकाल को लेकर के ये पूछा जा सकता है कि आपातकाल क्यों लगाया गया था? तो आपातकाल लगाए जाने के पीछे भी आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण दिया जाता है। आर्थिक कारणों की बात करें, तो यहाँ पर बताया जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं के पार से लगभग 80 लाख यहाँ पर लोग जो शरणार्थी है, वो भारत के अंदर आ गए थे, जिससे कि भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया था, ठीक है? और भारत-पाक युद्ध के बाद भी हमारे देश की इकोनॉमी पे अच्छा खासा जोर पड़ गया था। तो ये कारण दिए जाते हैं आर्थिक रूप से आपातकाल लगाए जाने के लिए, ठीक है? फिर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, सामाजिक रूप से बात करें तो जगह-जगह यहाँ पर हड़ताल हो रहा था, दंगे वगैरह हो रहे थे, ठीक है? और राजनीतिक रूप की बात करें तो जो ऑपोज़िशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ थी या फिर नेता वगैरह थे, वो यहाँ पर सरकार का विरोध कर रहे थे, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, है कि नहीं? आगे चलते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं बच्चों। ऑलमोस्ट 15 मिनट और हम लाइव करने वाले हैं ये वाला, उसके बाद अगला क्लास लेंगे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मंडल कमीशन की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। मंडल आयोग इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है? तो मंडल कमीशन के बारे में यहाँ पर बता रखा है, वैसे मैंने आपको बता भी दिया कि यहाँ पर विद्वेश्वरी प्रसाद मंडल एक समाजवादी नेता 1967 से 77 तक के यहाँ पर संसद के सदस्य रह चुके हैं। 1978 में विद्वेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा आयोग की स्थापना की गई और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1980 के टाइम पे, ठीक है? 1980s के टाइम पे आएगा यहाँ पर। और इन्होंने मेनली 2 बातें कही थी कि अनुसूचित जाति जो होती है ओबीसीज़, इनको 27% सीटें मिलनी चाहिए और भूमि सुधारों को अच्छे से लागू करना चाहिए। ठीक है बच्चों? इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, यूपीए और एनडीए से क्या अभिप्राय है? तो यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस करके, ठीक है? बाकी इनके बारे में आप देख सकते हैं और एनपीए होता है एनडीए सॉरी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका फुल फॉर्म देख लीजिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है? आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट लगता है तो देखते हैं। अच्छा, 1975 के आपातकाल की समाप्ति पर गठित शाह आयोग की उपलब्धियाँ बताइए। तो शाह आयोग ने
आपातकाल के बारे में कमियाँ निकाल कर के रख दी थी। जैसे वहाँ पर निवारक नज़रबंदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था, प्रेस की बिजली काट दी गई थी, प्रेस पर पाबंदी लगा दिया गया था, सरकार शक्तियों का दुरुपयोग कर रही थी। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ये शाह आयोग की उपलब्धियाँ हैं, शाह जाँच आयोग जिसे कहा जाता है, जो कि आपातकाल की जाँच करने के लिए बनाया गया था। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा क्वेश्चन और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। जो-जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक ऊपर से आइडिया बताते जा रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों? चलिए, आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं, इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं आपको बता दूँगा बच्चों। डब्ल्यूटीओ और एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है? जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति से क्या अभिप्राय है जयप्रकाश नारायण की? तो ये मतलब पूरे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, ठीक है? आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मुझे यूएनओ से रिलेटेड लेना है बच्चों आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के नागरिक होने के रूप में आप कैसे कह सकते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन आ सकता है और हैदराबाद रियासत को भारत में एकीकरण करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि वहाँ का शासक था निज़ाम जो कि भारत में यहाँ पर शामिल होना नहीं चाहता था लेकिन साम, दाम, दंड, भेद लगा कर के भारत में उसे शामिल किया गया था। ठीक है? इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं और यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बच्चों ध्यान रखिएगा। देखता हूँ एक बारी मुझे मिल जाता है तो। एक दलीय प्रणाली वगैरह ये सब मैंने बता रखा है, बहुदलीय प्रणाली क्या होती है। आई थिंक वो क्वेश्चन है भी यहाँ पे। ये भी देख लीजिए स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 चुनौतियाँ मैंने बता भी दिया वैसे आपको। श्रीलंका की जातीय संघर्ष आप देख लीजिए। वो वाला क्वेश्चन मैं आपको सीधा-सीधा बता देता हूँ जो मेरे मन में चल रहा है। वो ये है कि भारत के नागरिक होने के नाते आप कैसे कह सकते हैं कि भारत जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य उसको बनना चाहिए। तो हर क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर अ उस कैटेगरी को फुलफ़िल करते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन्स हैं, जैसे श्रीलंका के जातीय संघर्ष का उल्लेख कीजिए, तो लिखते और आपका यहाँ पर मतलब तमिल और सिंहली लोगों के बीच में ये संघर्ष चला था, काफ़ी लंबे समय तक चला था, जिसके कारण हमें अपनी सेना भी भेजनी पड़ी थी 1987 के अंदर और 89 के अंदर हमारी सेना वापस आ गई थी, बिना लक्ष्य के प्राप्त किए हुए, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं आपका नॉर्वे की मध्यस्थता में इस चीज़ को ठीक करवाया गया था, ठीक है? भारत के लोगों पर वैश्वीकरण के 4 नकारात्मक परिणामों को उजागर कीजिए, तो वैश्वीकरण को लेकर के भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सुरक्षा वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए सुरक्षा परिषद का अगर स्थायी सदस्य होना है या फिर अस्थायी सदस्य आपको बनना है, तो क्या यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। आप एक प्रमुख आर्थिक शक्ति होने चाहिए, सैन्य शक्ति होने चाहिए और यूएनओ को बजट में योगदान होना चाहिए, जनसंख्या की दृष्टि से आप अच्छा खासा देश होना चाहिए, मानवाधिकारों की सम्मान करने वाले होने चाहिए। इन सभी को हम करते भी हैं, लेकिन भारत को फिर भी स्थायी सदस्यता नहीं मिलती है। इसीलिए बोला जाता है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए यूएनओ के सुरक्षा परिषद के अंदर यानी यूएनएससी के अंदर। ठीक है बच्चों? चलिए इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के लाभों को उजागर कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के लाभ बता रखे हैं बच्चों, ठीक है? अंग्रेजी माध्यम में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन बच्चों जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ठीक है? इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्वेश्चन इस तरह से है कि ऐसे कोई 4 कारक उजागर कीजिए या कारण उजागर कीजिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को उचित ठहराता है। आप लिखेंगे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, फिर भी भारत को यहाँ पर स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाता, तो यहाँ पर बनाना चाहिए भारत को स्थायी सदस्य। साथ ही साथ भारत जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का दूसरा बड़ा देश है और अभी आप देखेंगे तो वर्तमान समय में विश्व में पहले नंबर पे हम लोग आ गए हैं जनसंख्या को लेकर के। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को नियमित वित्तीय योगदान दिए हैं और कभी कोताही नहीं बरती है। हालाँकि हम बहुत कम पैसा देते हैं यूएनओ के अंदर, लेकिन फिर भी हम यूएनओ के अंदर टाइम टू टाइम पैसा देते आए हैं बच्चों, ठीक है? उसके आगे देखिए भारत विश्व में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक है? साथ ही साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रयासों में भाग लिया है और
संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर अपनी सेना हमेशा भेजता रहता है। तो इन कारणों से हम कह सकते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद का यहाँ पर परमानेंट मेंबर होना चाहिए, स्थायी सदस्य होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ऑलमोस्ट 8 मिनट तक और हम लोग देखते हैं लाइव करेंगे कंडक्ट, उसके बाद फिर अगली लाइव हम लोग लेंगे बच्चों। अगला लाइव लेंगे इसके बाद, जो कि आपका कार्टून बेस्ड रहने वाला है। 294 लाइक्स हो चुके हैं, लाइक्स की संख्या बढ़ाइए, इसको 300 लाइक्स तक लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है। देखता हूँ क्या हम लोग 300 प्लस लाइक अचीव कर पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चीन के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है वैसे बहुत सारी चीज़ें। वैश्विक संपदा क्या होती है? वैश्विक संपदा ऐसी संपदाएं होती है जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकार होता है, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष, ठीक है। और इसे यहाँ पर वैश्विक संपदा की सुरक्षा का सवाल सभी को लेकर के आ जाता है, तो सभी को मिल करके काम करना चाहिए, ठीक है बच्चों। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, क्या बात है। 299 लाइक्स हो चुके हैं, वाह, चलिए परफेक्ट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रश्न पर कई देशों के ऐतराज क्यों हैं? तो क्योंकि पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं हमारे। कुछ देश भारत की नाभिकीय क्षमता से भी चिंतित है, वो ये नहीं चाहते हैं कि भारत यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार है, ठीक है। चीन भी राजनीतिक कारणों से भारत के पक्ष में नहीं रहता है। यदि भारत को स्थान मिलेगा तो विकासशील देश बोलेंगे कि हमें भी दे दीजिए, हमें भी दे दीजिए, इसलिए भारत को यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए। कई देश ऐसा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सर आप बहुत मेहनत करते हैं, शुक्रिया सर, मोस्ट वेलकम बच्चे, मोस्ट वेलकम। चलिए सर अगली लाइव कब होगी? अगली लाइव होगी बच्चों आपका अभी से करेक्ट 5-6 मिनट बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 6 बजे हम अगली लाइव स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं, तो और चीज़ें देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वही डिस्कस करूँगा। जो थोड़ा सा भी मुझे लगता है कम इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस नहीं करूँगा बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोपीय संघ कैसे एक आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल करके एक राजनीतिक संस्था का रूप उसने ले लिया है, ठीक है। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व क्यों था? क्योंकि एकमात्र पार्टी थी जिसका नेटवर्क पूरे देश में था। स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त थी इसको, और पंडित नेहरू जैसे करिश्माई नेता थे। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। चलिए परफेक्ट। जम्मू कश्मीर को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है, ये थॉट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को देखेंगे। चलिए, जनसंघ के बारे में मैंने आपको बता रखा है, ये आप देख सकते हैं वैसे। गठबंधन सरकारों से आप क्या समझते हैं? जब चुनाव के बाद किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो दो या दो से अधिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, ऐसी सरकारों को गठबंधन की सरकारें बोलते हैं बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, गठबंधन सरकारों को लेकर के, ठीक है। चलिए परफेक्ट। क्या ये लाइव एंड होने से पहले 500 लाइक्स का टारगेट हम लोग टच कर सकते हैं? मानता हूँ बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन मे बी अगर हम लोग लगभग 350 लाइक्स तक आ चुके हैं तो 500 लाइक्स तक भी हम लोग टच कर सकते हैं बच्चों। देखते हैं, चलिए। जो और चीज़ें हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे तो मेरे पास, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखना है खाली हमें। भारत और चीन के बीच में विवादों के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो किन कारणों से विवाद है ये आप देख सकते हैं, मैंने बता भी रखा है पहले आपको। इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। 1967 के आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है या क्यों दी गई है? तो फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो हुए थे, और कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा था, ठीक है। इस समय 9 राज्यों में सरकार या सत्ता खो दी थी कांग्रेस ने, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ केंद्र में उसकी सरकार बच गई, लेकिन राज्यों में बड़ा झटका लगा था। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने
इस राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस टाइम पे चुनाव हार गए थे बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि वाई वाज द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967 कॉल्ड अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला देखिए, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें लागू की गई थी तो इसका क्या परिणाम हुआ था। तो उत्तर भारत में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, छात्रों द्वारा हड़ताल धरना प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, बेरोजगार युवाओं व छात्रों द्वारा आत्महत्या की गई, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए यहाँ पर। और इससे समानता के सिद्धांत के खिलाफ माना गया। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कमज़ोर को करने वाले कारण बताइए, मतलब पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र कमज़ोर क्यों है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ स्वतंत्र हुए थे, लेकिन जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी पाकिस्तान के अंदर अभी भी लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसका क्या कारण है, यहाँ पर जो धर्मगुरु है और भूस्वामी जो है, ये वहाँ पर क्या करते हैं कि सरकारों को एक तरह से निर्वाचित करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस कारण से आप देखेंगे तो ये जिनको समर्थन कर देते हैं वही सरकार बन जाती है। तो एक ये कारण है कि भैया यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार देखने को नहीं मिलता है। पाकिस्तान भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं जिस कारण से वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं देखने को मिली है, ज़्यादातर टाइम सेना राज की है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का भी अभाव है, इंटरनेशनली उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है, ठीक है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश जो है ना, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सैनिक शासन जो है वो बना रहे ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, क्योंकि उनका हथियार वगैरह तो वहीं बिकता है कि नहीं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। 1 मिनट और है फिर हम लोग ये लाइव एंड करेंगे, अगला लाइव शुरू होगा हमारा, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जाते जाते। ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं वैसे जो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, और एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन है कि मूल निवासी कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूल निवासी बताया जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया। भारत में मूल निवासी के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1975 में मूल निवासियों का संगठन वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल बना बच्चों, ठीक है। उनके अधिकार वगैरह यहाँ पर बता रखे हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट आर नेटिव्स और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला लाइव स्ट्रीम, और जिसके अंदर हमने दोनों बुक से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते थे उसको डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगला लाइव हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर कार्टून